नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के एलजी की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया, कहा नहीं करने दिया जा रहा काम। दिल्ली शराब घोटाले में एक्शन, ईडी ने फार्मा कंपनी के एमडी समेत 2 और को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार का आज अंतिम दिन, जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने भरी हुंकार। गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने दिया जेल से रिहा करके नजरबंद रखने का आदेश। भारत की दूसरे सेमीफाइनल में हार, इंग्लैंड ने 10 विकेट से मैच जीतकर फाइनल में बनाई जगह। आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया की। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर झगड़ा बढ़ने वाला है। केजरीवाल सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच झगड़े का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक हलफनामा देकर कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल काम में रोड़ा अटका रहे हैं। एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि अधिकारियों पर मीटिंग में हिस्सा न लेने का दबाव बनाया जा रहा है। यह हलफनामा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि एक तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो रहे हैं और दूसरा संविधान पीठ में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। डॉक्टर साहब, कौन से रोड़े की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया? देखिए, ये रोंदू बच्चा है, नौटंकी बाजी में इसकी कोई शानी नहीं है। अभी खबर आई कि शराब घोटाले में ये मनीष सिसोदिया ने अपने ओएसडी से चिट्ठी लिखवाई एक्साइज कमिश्नर को कि शराब घोटाले से जुड़ी हुई सारी फाइलें हमें दो। एक्साइज कमिश्नर डर गया क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, मंत्री तो तुम बने हुए हो और आरोपी नंबर 1 हो, तो एक आरोपी नंबर 1 को सरकारी दस्तावेज कैसे दिया जाए। और ये कट्टर ईमानदार सरकार में ये आरोपी नंबर 1 जो ये 1-2 का 4, 4-2 का 1 करना चाह रहा था, वो मंत्री भी है। एक्साइज कमिश्नर ने फॉरेन फिनेंस डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख दी कि ऐसी ऐसी डिमांड आई, क्या करें। फिनेंस डिपार्टमेंट जब ये चिट्ठी पहुंची तो वो भी परेशान, बोली अब क्या किया जाए। फिनेंस मिनिस्टर कौन है? तो यही आरोपी नंबर 1। कोई अधिकारी कैसे इस पे काम कर सके? तो उन्होंने लेटर को भेज दिया लीगल डिपार्टमेंट को कि जरा लीगल राय ली जाए कि मनीष सिसोदिया को ये सब फाइलें दी है या देनी चाहिए, नहीं दी। फाइल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। भाई, काम करने नहीं दिया जा रहा तो इतने सारे कीर्तिमान तुमने कैसे स्थापित कर लिए? जब तुमको काम करने नहीं दिया जा रहा तो फिर ये कैसे क्लेम करते हो कि जो हम दुनिया के सबसे बेहतरीन सरकार चला रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहा है कि क्या सरकार चल रही है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये सारे काम कैसे कर रहे हो? ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको खुली छूट दी जाए, एक इस तरह से सरकार चलाई जाए कि जिसमें मुख्यमंत्री एक बिगड़ैल बच्चे की तरह इररिस्पॉन्सिबल रहे, वो किसी फाइल पे साइन न करे और एलजी एक तोते की तरह इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। सुप्रीम कोर्ट ये गए हैं, जाए, लेकिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जेल जाने की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां एक तरफ दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी में जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। ईडी ने एक फार्मा कंपनी के हेड सहित 2 लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक अरबिंदो फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर शरत रेड्डी और पेरनोड रिकॉर्ड के अधिकारी विनय बाबू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक हैदराबाद से है तो दूसरा तेलंगाना से है। डॉक्टर साहब, किसी को बख्शने वाली नहीं है ईडी। देखिए, ये धीरे धीरे मनीष सिसोदिया की गर्दन नपने वाली है। कैपिटल टीवी के जो दर्शक होंगे
वो इस बात की पुष्टि करेंगे। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि तेलंगाना, हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ के तमाम शराब व्यापारियों का मिली जुली लूट का ये खेल है जो दिल्ली में मनीष सिसोदिया के जरिए शराब घोटाला किया गया है। अभी एक दिन पहले खबर आई कि मनीष सिसोदिया के सगे मित्र, जिनकी पब में जाकर ये आम आदमी पार्टी के लोग गुलछड़े उड़ाते थे, शराब का सेवन करते थे, उस पब के मालिक को जो ईडी ने गिरफ्तार किया तो वो अब सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। 14 तारीख को वो सारे राज खोलेगा। 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने वो सारी पोल पट्टी मनीष सिसोदिया की खोलने वाला है। और जो जानकारी आ रही है कि दिनेश अरोड़ा के कहने पे ही कि पैसा कैसे दिल्ली और दिल्ली से हैदराबाद, तेलंगाना, बेंगलोर और कोलकाता के जरिए, हवाला रैकेट के जरिए ये गोवा और पंजाब पहुंचाया गया चुनाव के दौरान, इसकी पोल पट्टी, उसका राज ये दोनों व्यक्ति जानते हैं। और इनकी गिरफ्तारी दिनेश अरोड़ा के कहने पे ही हुई है। तो 4 अभी गए हैं, 14 अभी और बाकी होंगे। मनीष सिसोदिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते चले जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव प्रचार आज थम गया है। वहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार करने पहुंचे। आखिरी दिन पर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हिमाचल। सारे बड़े तो पहुंच गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं पहुंची। दिक्कत क्या है कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को तस्तरी में सरकार बनाने का ऑफर वहां की जनता ने दिया। वहां बदलाव की आंधी बह रही है और कांग्रेस पार्टी की काहिली देखिए कि ये मेहनत को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं हिमाचल का दौरा करके आया, वहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस हकीकत को जानते हुए जिस तरह से मेहनत कर रही है, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम लोग हिमाचल के एक एक शहर, एक एक कस्बे में जाकर कैंपेन करने में जुटे हुए हैं। पूरे संगठन, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा जो है वो कैंपेन में लगा दी गई है। मतलब ये कि अगर हिमाचल प्रदेश के चुनाव को कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी किस मुहाने पे आके खड़ी है कि जहां ये जीती हुई बाजी हार जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर वहां जीत हो भी जाती है कांग्रेस पार्टी की, जिस तरह से आपसी फुटबॉल, आपसी लड़ाई चल रही है कि चुनाव जीतने के बावजूद वो वहां सरकार बना सके, इस पे भी संदेह है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर में बात करेंगे गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत की। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद केस में जेल में बंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को नजरबंद करने की परमिशन दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी को उनकी हेल्थ कंडीशन और बुढ़ापे को देखते हुए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी है। नवलखा ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें घर में नजरबंद रखा जाए। बता दें कि मेडिकल आधार पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं। नवलखा को पुलिस पर होने वाले खर्च के लिए 2,40,000 रुपए जमा करवाने होंगे। उनको इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज जो कोर्ट में हुआ है वो आश्चर्यजनक चीज हुई है। ये गौतम नवलखा कोई एक्टिविस्ट नहीं, ये तो टेररिस्टों का सरदार है।
ये तो नक्सलियों और जिहादियों का गुरु है, ये गुरु घंटाल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरदार है। और आप इस तरह के लोग जो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर गौतम नौलखा की बात, उसकी विचारधारा और उसके हिसाब से इस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही सड़कों पे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये व्यक्ति किसी भी क्षमा, किसी भी दया के काबिल नहीं है। यानी हेल्थ कंडीशन का झूठा हवाला है। हेल्थ कंडीशन का अगर हवाला है, अगर उनकी हेल्थ खराब है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बतानी चाहिए कि क्या इस एज के तमाम कैदी जो हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद हैं, गरीब हैं, उनके पीछे ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मीडिया उन्हें एक्टिविस्ट नहीं बताती, क्या उनको हेल्थ ग्राउंड पे इस तरह की रिलीफ दी जा सकती है? और अगर नहीं तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट इस तरह के पाकिस्तान के टट्टुओं को क्यों दी जा रही है? वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात करेंगे T20 सेमीफाइनल मैच की। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच मुकाबला हुआ। इंग्लैंड ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर फाइनल में एंटर कर लिया है, जहां उसका सामना अब पाकिस्तान से होगा। फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। भारत की ओर से रखे गए 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम ने 16 ओवर में बिना किसी नुकसान के 170 रन बनाए। डॉक्टर साहब, भारत अब फाइनल से बाहर हो गया है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन क्या कीजिए। मुझे तो लग रहा था कि ये लोग वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया घूमने गए हैं। और पार्क में सी बीच पे घूम रहे थे तो किसी लोगों ने कहा कि चलो भाई मैच खेल लो। वर्ल्ड कप इस तरीके से नहीं खेला जाता है। इतने कैजुअल अप्रोच से आप टूर्नामेंट जीत ही नहीं सकते। पिछली बार मैच जीतने के बाद जब ये सेमीफाइनल में गई थी तो हमने पंचनामा में डिस्कस किया, तो मैं उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये टीम चैंपियन की तरह नहीं खेल पा रही है। आपका कप्तान वो अपनी ही शरीर के बोझ को नहीं झेल रहा है, वो टीम को कैसे लेकर के जाएगा? आपकी टीम में टैलेंट तो है, लेकिन मैच जीतने का जज्बा नहीं है। 10 विकेट से कोई सेमीफाइनल में हारता है? आपकी बैटिंग की लाइनअप क्या कर रही थी? इतने दिनों से आप बढ़ा चढ़ा कर रोहित शर्मा को आसमान में बिठा रखा है, पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं चला। ग्रेट प्लेयर्स वो होते हैं जो इस तरह के स्पेशल ओकेजन्स पे शाइन करते हैं। और इसीलिए जब बात तेंदुलकर की होती है, जब बात धोनी की होती है, सहवाग, सौरव गांगुली, ये लोग ग्रेट प्लेयर्स इसलिए थे कि ये स्पेशल ओकेजन्स पे अपना स्पेशल टैलेंट दिखा पाते थे। ये तो अच्छा हुआ आप निकल आए। पाकिस्तान से फाइनल होता और पाकिस्तान के साथ अगर आप 10 विकेट से हार गए होते तो एक तो गम होता वर्ल्ड कप लूज करने का, और पाकिस्तान से हारने का वो जो गम जो है वो और डबल हो गया होता। ज़रूरत ये है कि इस तरह के प्लेयर जिनका ध्यान प्रचार प्रसार, एडवर्टीजमेंट, पैसा, IPL, उस पर ज़्यादा ध्यान हो, उसके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब इसके बाद अगला वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसके लिए तैयारी की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।